प्रिय बच्चों, आप सभी को गुड मॉर्निंग। आज हम लोग कक्षा 12 रसायन विज्ञान पाठ पृष्ठ रसायन पाठ में पढ़ेंगे एक नया टॉपिक कोलाइड के बारे में, जिसे कोलाइडी कहते हैं, जिसे हम कोलाइडी अवस्था भी कहते हैं। इसके बारे में हम लोग यहाँ पर डिस्कस करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं कोलाइड के बारे में। कोलाइड होता क्या है, इसकी परिभाषा क्या होती है, ये बनते कैसे हैं, इनको कितने वर्गों में बांटा गया है, इसके बारे में हम लोग क्रमशः अध्ययन करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं कोलाइड के बारे में। ग्राहम, जिसे हम थॉमस ग्राहम ने 1861 में बहुत से पदार्थों के विलयनों को पर्चमेंट झिल्ली से विसरण किया था। समझिएगा इस बात को। थॉमस ग्राहम ने 1861 में बहुत से पदार्थों को पर्चमेंट झिल्ली से गुजारा था। अब बात करते हैं पर्चमेंट झिल्ली क्या होता है, इसके बारे में बात करते हैं। पर्चमेंट, जिसे सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन कहते हैं, अर्धपारगम झिल्ली कहती हैं, यह एक प्रकार का झिल्ली होता है जो केवल छानने का काम करता है। जैसे चाय छानते हैं, चाय छन्नी जिसे कहते हैं, उसी तरह से पर्चमेंट झिल्ली भी छानने का कार्य करता है। इसका काम केवल विलायक के अणुओं को गुजरने देता है, विलय के अणुओं को यह रोक देता है। थॉमस ग्राहम ने भी पर्चमेंट झिल्ली से, हम यहाँ पर झिल्ली बना रहे हैं, इस झिल्ली में छोटे छोटे छिद्र थे, जिसे हम सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन कहते हैं, और इसमें से कुछ पदार्थों को, एक पदार्थ लिया गया था ए और दूसरा पदार्थ लिया गया था बी। यह पदार्थ ए था, यह पदार्थ बी था। यह ए का विलयन है और यह बी का विलयन है। तो पहले ए के विलयनों को इस पर्चमेंट झिल्ली से गुजारा गया, अर्थात इसमें से गिराया गया। तो जब गिराया गया तो यह सुगमता से पर्चमेंट झिल्ली से गुजर गए और दूसरी तरफ से ये निकल गए। दूसरा पदार्थ जब गुजारा गया तो पर्चमेंट झिल्ली से गुजारा जब गया तो यह सुगमता पूर्वक नहीं गिरे, बल्कि कुछ गिरे और कुछ वहीं पर रुक गए, अर्थात कठिनाई से गिरे। तो ग्राहम ने इसी आधार पर, विसरण के आधार पर, विसरण की क्षमता के आधार पर पदार्थ के विलयनों को दो वर्गों में विभाजित किया था। पहला, जिसे क्रिस्टलाभ कहा, और दूसरा जिसे कोलाइड कहा। अब क्रिस्टलाभ और कोलाइड किसे कहा गया, तो ग्राहम ने बताया कि जो पदार्थ पर्चमेंट झिल्ली से सुगमता पूर्वक पार कर गए वह पदार्थ क्रिस्टलाभ कहलाएंगे। जो पदार्थ पर्चमेंट झिल्ली से सुगमता पूर्वक पार नहीं किए, कुछ पार किए कुछ रुक गए, अर्थात कठिनाई से पार किए, उसे कोलाइड कहा, अर्थात बी वाले विलयन को कोलाइड कहा गया। जबकि ए वाले विलयन को क्रिस्टलाभ कहा गया, क्योंकि जब ये क्रिस्टलाभ गुजरे तो यह छोटे छोटे क्रिस्टलीकरणों में बट गए, जबकि इनका प्रकृति जो था
क्रिस्टली जैसा व्यवहार नहीं था। दूसरी चीज, जो पदार्थ गुजर गए सुगमता पूर्वक, ग्राहम ने निष्कर्ष निकाला कि इस क्रिस्टलाभ के कणों का आकार बहुत छोटे थे और इतने छोटे थे तभी वह पर्चमेंट झिल्ली से सुगमता पूर्वक पार कर गए। जबकि कोलाइड के जो कणों के आकार थे, बी वाले जो बिलियन थे, इनके कणों का आकार जो था इसके कणों से कुछ बड़े थे, हल्के बड़े थे, जो सुगमता पूर्वक पार नहीं किए। अर्थात क्रिस्टलाभ और कोलाइड में मुख्य अंतर हो गया। क्रिस्टलाभ के कण बहुत छोटे होते हैं जो पर्चमेंट झिल्ली को सुगमता पूर्वक पार कर जाते हैं, जबकि कोलाइड के कण क्रिस्टलाभ के तुलना में बड़े थे जो सुगमता पूर्वक पर्चमेंट झिल्ली को पार नहीं किए। इन्हीं के आधार पे ग्राहम ने दो वर्गों में पदार्थों के विलयनों को बांटा, जिसे क्रिस्टलाभ और कोलाइड कहा गया। क्रिस्टलाभ एक समांगी मिश्रण होता है, जबकि कोलाइड जो होता है एक विषमांगी मिश्रण होता है। अब थॉमस ने इस बात को किया, निष्कर्ष निकाल लिया, क्रिस्टलाभ और कोलाइड को बताया। बाद में एक ही क्रिस्टलाभ कभी कोलाइड जैसा व्यवहार दिखाता था और वो एक ही कोलाइड कभी क्रिस्टलाभ जैसा व्यवहार दिखाता था। इसको समझने के लिए इसकी फिगर के माध्यम से हम आपको समझाते हैं। सल्फर लिया गया, ये सल्फर के छोटे छोटे टुकड़े हैं जिसे हम बीले कहते हैं। यह सल्फर है। इसको एल्कोहल में डाला गया। एल्कोहल मतलब एथेनॉल C2H5OH, जिसे एल्कोहल कहते हैं, जिसे हम यहाँ विलायक कहते हैं। जब इस सल्फर के हम इसमें बना देते हैं एल्कोहल और इसमें सल्फर डाला गया, अब ये जो बना विलयन बन गया। जब दोनों को मिला दिया गया तो विलयन तैयार हुआ। जब इस विलयन को पर्चमेंट झिल्ली से गुजारा गया, यह सुगमता पूर्वक पार कर गए। समझिएगा इस बात को। जब सल्फर को एल्कोहल में विलय किया गया, डिजॉल्व किया गया, तो एल्कोहल और सल्फर का विलयन तैयार हुआ। और जब इस विलयन को इस पे से गुजारा गया, ये सुगमता पूर्वक इधर गिर गए। तो ये क्या गिरा? सल्फर और एथेनॉल का विलयन गिरा। और ये था ये SPM, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, जिसे पर्चमेंट झिल्ली कहते हैं। ये सुगमता पूर्वक गुजर गए तो ये कहा गया कि यह एक क्रिस्टलाभ होगा। जो विलयन है यह क्रिस्टलाभ है। क्यों क्रिस्टलाभ कहा गया? क्योंकि यह पर्चमेंट झिल्ली से सुगमता पूर्वक पार कर गए। किसके पार कर गए? सल्फर और एथेनॉल का जो विलयन लिया गया था। और पुनः जब इस एथेनॉल को हटा करके पानी ले लिया गया, समझिएगा इस बात को। अब यहाँ पे एल्कोहल न हो करके H2O ले लिया गया, जल में लिया गया। तो जब जल में ये सल्फर डाला गया तो ये जो विलयन तैयार हुआ, अब यह जो विलयन होगा सल्फर और H2O का विलयन होगा। जब इस विलयन को इसमें से गुजारा गया, यह जो थे कुछ रुक गए और कुछ पार कर गए, अर्थात सुगमता पूर्वक पार नहीं किए। तो उस समय अब इसे क्या कहा गया? कोलाइड कहा गया।
अर्थात सल्फर का एल्कोहली विलयन क्रिस्टलाभ हो गया और सल्फर का जली विलयन कोलाइड हो गया। तो एक ही पदार्थ कभी क्रिस्टलाभ की तरह व्यवहार दिखाता था और वही पदार्थ कभी कोलाइड की तरह व्यवहार दिखाता था, जो हमने अभी जस्ट आपको बताया है। सल्फर का एल्कोहली विलयन क्रिस्टलाभ की तरह नेचर का था, सल्फर का जली विलयन कोलाइडी नेचर का था, कोलाइडी प्रकृति का था। तो यह परिभाषा सही रूप से नहीं कहा जा सकता है और न ही इसे वास्तविक रूप से बताया जा सकता है, क्योंकि एक ही पदार्थ कभी कोलाइड थे और कभी क्रिस्टलाभ थे। इसलिए थॉमसन का जो विसरण और पर्चमेंट झिल्ली का जो बांटने का सब क्रिस्टलाभ और कोलाइड का जो परिभाषा था वह सही रूप से सिद्ध नहीं हो पाया, अंत में ये फेल कर गया। बाद में इनको पदार्थ के कणों के साइज के आधार पर इन्हें बांटा गया। समझिएगा इस बात को। जब थॉमसन का विसरण नियम कोलाइड और क्रिस्टलाभ जब फेल हो गया तो पदार्थ के कणों के रेंज ऑफ सबस्टेंस के आधार पर कोलाइड को, क्रिस्टलाभ को, निलंबन को, वास्तविक विलयन को बांटा गया। जो अब क्रिस्टलाभ के जो उदाहरण थे, क्रिस्टलाभ हमने आपको बताया था, क्रिस्टलाभ एक समांगी मिश्रण होता है, अर्थात चीनी पानी क्रिस्टलाभ होगा तो किनके वो समांगी मिश्रण है। नमक पानी, यूरिया पानी, ये सब जो थे क्रिस्टलाभ थे, क्योंकि जब इनको जमाया जाता है तो इनके छोटे छोटे कण क्रिस्टल बनते हैं। कोलाइड की बात करें तो शैम्पू है, सरेस है, एल्बुमिन है, ये जो होती हैं कोलाइड के उदाहरण होते हैं। आगे उसी तरह से कोलाइड में आता है ग्लू। ग्लू भी ये कोलाइड होता है, समझिएगा। ग्लू भी ये कोलाइड होता है जिसे हम सरेस भी बोलते हैं। ये जो थे ग्लू कोलाइड थे, जब पर्चमेंट झिल्ली से गुजारा गया तो ये सुचारू रूप से नहीं गुजर पाए थे, जिसे हम गोल्ड भी करते हैं, अर्थात गोल्ड भी एक कोलाइड नेचर का होता है। ग्लू को जो लिया गया, ग्लू एक ग्रीक भाषा का शब्द है जिसे कोला से लिया गया। समझिएगा, ग्लू एक ग्रीक भाषा का शब्द है जिसे कोला से लिया गया और जो कोलाइड शब्द की उत्पत्ति हुई इसी कोला से हुई है, जिसे हम आज कोलाइड कहते हैं। अर्थात कोला मीन्स ब्लू हो गया और लाइड जो था यहाँ पर LOIDES कोलाइड, लाइड मीन्स लाइट। अर्थात कोलाइड जो है ग्रीक भाषा का शब्द है जो कोला और लाइट से बना है, जिसका कोला मीन्स ब्लू और लाइट्स मीन्स पसंद करना होता है। तो आज हम लोग केवल कोलाइड और क्रिस्टलाभ के बारे में जाने हैं, वह भी जो थॉमसन ने बताया था, अर्थात पर्चमेंट झिल्ली के गुजरने के आधार पे पदार्थ के विलयनों को दो भागों में बांटा गया। क्रिस्टलाभ और कोलाइड जो सुगमता पूर्वक पार कर गए वो क्रिस्टलाभ कहा गया, जैसे चीनी पानी का विलयन, नमक पानी का विलयन, यूरिया पानी का विलयन, ये सब जो थे क्रिस्टलाभ थे। कोलाइड जो सुगमता पूर्वक चर्मपत्र झिल्ली को पार नहीं किए वो कोलाइड कहलाए, जैसे गोड है, एल्बुमिन है, जिलेटिन है, शैम्पू है, मड जिसे कहते हैं, अर्थात ये सब थे कोलाइड कहे। ग्लू जिसे ग्रीक शब्द कोला से लिया गया
और जो कुलाइड का उत्पत्ति हुआ है इन्हीं शब्दों से मिलकर के बना हुआ है। तो आज हम लोग केवल कुलाइड के वो भी पुरानी अवधारणा के बारे में पढ़े। अगले वीडियो में हम लोग नेक्स्ट कुलाइड की जो नई परिभाषा है, आधुनिक परिभाषा है, परमाणु के कणों के आकार पे जो बांटा गया, इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तब तक के लिए आप सभी को धन्यवाद।